हेलो स्टूडेंट्स, पौधर ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम इस वीडियो के अंदर कक्षा 12 के पार्ट नंबर 6 में जो हमारा बिंदु बचा हुआ है रसारोहण एसेंट ऑफ सेट के बारे में डिस्कस करेंगे, समझेंगे इसको। क्योंकि पार्ट नंबर 6 के अंदर हम पादपों के द्वारा जल के अवशोषण के बारे में सब कुछ समझ चुके हैं। किस प्रकार से पौधे जल का अवशोषण करते हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, सिद्धांत है, साधन है ना। अवशोषण का मतलब हमें इतना समझ में आया कि पौधों की जड़ों के मूल रोम के द्वारा जो पार्श्वीय अभिगमन जल का होता है वो जल का अवशोषण है। कहने का मतलब यह है, मूल रोम के द्वारा जल को एब्जॉर्ब किया गया, उसके बाद कॉर्टेक्स की कोशिकाओं से गुजरता हुआ और अंत में कहां तक पहुंचा, जाइलम की कोशिकाओं तक पहुंचा। ये जो जल का अभिगमन है ये एब्जॉर्प्शन है, अवशोषण है, और ये ट्रांसवर्सली चलता है या इसको लैटरली भी हम बोलते हैं। ठीक है, ये तो अवशोषण हो गया। हमें समझना है रसारोहण। अब रसारोहण का मतलब ये है जल जो मूल रोम से जाइलम तक आया, ये जाइलम में आने के बाद फिर पौधे के ऊपर वाले भागों में किस तरीके से पहुंचता है, यानी जड़ से तने में, तने से शाखाओं में, पत्तियों में, फलों फूलों, यानी पौधे के शीर्ष तक किस प्रकार ये ऊपर की दिशा में वर्टिकल रूप से अभिगमन करता है, चढ़ता है, पहुंचता है, ये रसारोहण है। तो आपको ध्यान रखना है, अवशोषण और रसारोहण बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, हम रसारोहण की यहाँ चर्चा करेंगे। तो रसारोहण में मैंने कहा कि रसारोहण आपको कैसे समझना है कि मृदा से जो जल है वो मूल रोम के द्वारा अवशोषित हुआ, उसके बाद जाइलम की कोशिकाओं तक पहुंचा। जाइलम की कोशिकाओं मोस्टली हम बात करते हैं तो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स हैं, है ना। कहने का मतलब है वाहिनिकाएं और वाहिकाओं में पहुंच जाएगा। तो वाहिनी और वाहिकाओं में फिर जो शीर्ष तक जल पहुंचता है, यानी ऊपर की दिशा की तरफ जो गमन होता है जल का ऊपरी दिशा में, है ना, वो रसारोहण है। कुल मिलाकर मृदा जड़ से, मूल से पौधे के शीर्ष भाग तक जल का जो ऊपर की दिशा में गमन है ये रसारोहण कहलाता है। आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। अवशोषण अलग चीज है, रसारोहण अलग है। रसारोहण में ऊपर की दिशा में जल का अभिगमन होगा, या हम सीधे कह सकते हैं पौधे की मूल से लेकर के ऊपर की दिशा में, यानी गुरुत्व बल के विपरीत दिशा में, है ना, विपरीत दिशा में पौधे के शीर्ष तक जल का जो अभिगमन होता है वो रसारोहण कहलाता है। ठीक है, बात समझ में। अब रसारोहण के लिए देखिएगा, मुख्य चीज रसारोहण में हम एक छोटा बिंदु में यहाँ लिख देता हूँ, आपको ध्यान रखना है जल का ऊपरी दिशा में अभिगमन। इतना शॉर्टली आपको याद रखना, जल का ऊपरी दिशा में अभिगमन, ये रसारोहण है ना, यानी गुरुत्व बल के विपरीत है। या फिर हम इसको कह सकते हैं मूल से शीर्ष की ओर, मूल से शीर्ष की ओर जो जल का अभिगमन होता है वो रसारोहण है। ठीक है, क्योंकि अवशोषण में मूल से शीर्ष की ओर ऐसा नहीं होता। अवशोषण में मृदा के अंदर से मूल रोम के द्वारा मूल में ट्रांसवर्स या लेटरल अभिगमन होता है ना। बहुत बेसिक कंसेप्ट तो समझना, बेसिक माइनर अंतर है इसमें। आपको तो इतना याद रखना, ऊपर की तरफ कैसे चढ़ेगा जल, ऊपर की दिशा में यदि जल का अभिगमन होता है, यानी मूल से शीर्ष की तरफ अभिगमन होता है, तो वो रसारोहण। अब रसारोहण की हम बात करें तो ये रसारोहण मोस्टली क्या नाम से किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है मोटे तौर पर। लेकिन जाइलम में भी कौन से तत्व पाए जाते हैं, उनमें दो की हम विस्तार से चर्चा करेंगे जिनका महत्वपूर्ण योगदान जल के अभिगमन होता है, वाहिका और वाहिनिका। ठीक है, बहुत अच्छे शब्द है दोनों। जल का ऊपरी दिशा में अभिगमन किसके द्वारा होगा, जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, लेकिन जाइलम में हमको पता है जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू कई प्रकार के टिश्यू से मिलकर बनता है। तो मैं कहने का मतलब इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जाइलम के अंदर, ये चीज हम पहले समझे हुए हैं। उनमें से एक वाहिका होती है, एक वाहिनिका होती है, एक जाइलम रेशा होता है और एक जाइलम ऊतक, ये 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है।
तो देखिएगा उनमें से जो वाहिका और वाहिनिकाएं हैं उनका जो रोल है वो जल के ऊपर की तरफ अभिगमन में होता है। ठीक है, इसका मतलब जल जो जाएगा ऊपर की तरफ दिशा में वो देखिए शीर्ष भाग तक वो किसके द्वारा जाएगा, वाहिका और वाहिनिकाओं के द्वारा जाएगा, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स के द्वारा जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब देखिएगा एक प्रयोग किया गया, कहने का मतलब कैसे पता चला कि जल का अभिगमन वाहिका के द्वारा ही होता है ना, वाहिका में का ही जल के अभिगमन में रोल होता है। इसका पता लगाने के लिए एक प्रयोग किया गया है, और वो प्रयोग किया था बालसम पौधे का नाम आपको याद रखना है। ये पता लगाना कि जल का ऊपर की दिशा में जो अभिगमन है वो वाहिका के द्वारा ही होता है, इसका जो प्रयोग है वो बालसम पौधे पर किया गया। और इसमें किस प्रकार से किया गया, बालसम पौधे को सैफ्रेनिन से क्या किया, अभिरंजित किया। पॉइंट को समझते चलना है। बालसम पौधे को सैफ्रेनिन से अभिरंजित किया। अब चूंकि हमें इतना पता है सैफ्रेनिन जो डाई है, जो रंजक है ना, अभिरंजक पदार्थ है, ये केवल क्या करती है, लिग्निन वाले ऊतकों को ही अभिरंजित करती है, लिग्निन, है ना। बहुत अच्छा पॉइंट है। केवल लिग्निन युक्त जो टिश्यूज होता है, सेल्स होती हैं, केवल उन्हीं को सैफ्रेनिन क्या करते हैं, स्टेन कर पाती है। तो अब सैफ्रेनिन वाले में जैसा हम देखते हैं क्या नाम से, जो ट्रैकेट्स एंड वेसल्स होती हैं, ट्रैकेट्स और वेसल्स में लिग्निन पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सैफ्रेनिन होगा ये लाल रंग की होती है, और सैफ्रेनिन केवल वेसल्स को ही कलरफुल कर पाती है, वेसल्स को ही अभिरंजित यानी स्टेन कर पाती है। तो कहने का मतलब यह है, यदि बालसम पौधे की पत्तियां, तना या शाखाएं जो भी हैं, इन सबको कुछ समय पश्चात डाई में स्टेन मटेरियल में रखने के बाद यानी इसकी पत्तियों, तने और शाखाओं का सेक्शन लेकर के कोशिकाओं को जब देखा गया तो उसमें इनकी जो कोशिकाएं की जो जाइलम वाली कोशिकाएं हैं, जाइलम जो कोशिकाएं हैं, जाइलम कोशिकाओं में वही है वाहिकाएं और वाहिनिकाएं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कुछ समय बाद जब देखा गया तो इसके पत्ती, तने और शाखाओं की जो कोशिकाएं हैं उसमें जो वाहिका और वाहिनिकाएं वो स्टेनिंग प्राप्त होती, कहने का मतलब लाल रंग की दिखाई देती, अन्य कोशिकाएं स्टेनिंग दिखाई देती। तो कुल मिलाकर इससे हमें ये प्रयोग से पता चलता है कि जल का जो ऊपर की दिशा में अभिगमन होता है वो क्या नाम से, जाइलम, और जाइलम में भी वाहिकाओं के द्वारा ही होता है। ठीक है, अब रसारोहण की क्रियाविधि को अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। रसारोहण कहने का मतलब है, ये हमें पता चला कि रसारोहण जल का ऊपर की दिशा में जाना होता है, और जाने के लिए जाइलम जिम्मेदार होता है। जाइलम में भी जो तत्व वाहिका और वाहिनिकाएं ये इसके लिए जिम्मेदार है। कैसे पता चला, बालसम पौधे को सैफ्रेनिन से रंगा, केवल जाइलम में ही लिग्निन वाले तत्व ही अभिरंजित हो पाते हैं, उन्हीं होकर के जल ऊपर की तरफ चढ़ता है। इस चीज हमें समझ में आ। अब हमें क्रियाविधि मैकेनिज्म में कि रसारोहण होता किस प्रकार से है, क्या प्रोसेस इसमें चलती है रसारोहण के दौरान, है ना, और इसको समझने के लिए कि ये ऊपर किस तरीके से चढ़ जाता है। जल जो है पौधे में ऊपर के भागों तक, इतनी ऊंचाई तक किस प्रकार से अभिगमन कर जाता है, पहुंच जाता है, उसकी क्रियाविधि को कंप्लीटली समझने के लिए हमें अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। यहाँ एक एक को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। मेरे कहने का अर्थ ये हो गया, क्योंकि इतना हमें पता है कि रसारोहण में जल का जो अभिगमन है, जल का अभिगमन कैसा होता है, गुरुत्व बल के विपरीत होता है।
अच्छी लाइन है, याद रखना है। ठीक है, इतना हमें पता है। चूंकि रसायन में जल मूल से और शीर्ष भाग की तरफ, इसका मतलब गुरुत्व जो बल लगता है ग्रेविटेशन फोर्स उसके अपोजिट में काम कर रहा है, अपोजिट में काम कर रहा है। इसका मतलब कुछ सिद्धांत, कहने का मतलब कोई थ्योरी अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से दी, यानी कोई बल काम करता होगा तभी गुरुत्व बल के विपरीत भी जल अभिगमन कर जाता है। तो ऐसे कुछ बलों को समझने के लिए, जल के अभिगमन को समझने का अलग अलग थ्योरीज दी गई है, एक एक को देखकर हम डिस्कस करेंगे। जिसमें से पहली जो थ्योरी है क्रियाविधि की पहली थ्योरी है, उसको बोलते हैं जैव बल सिद्धांत। वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, इसको समझने यहाँ पर देखिएगा और देखो वाइटल फोर्स थ्योरी को आप समझना है, थोड़ा सा नाम जैसा है उसके अनुसार हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है, गौर करना। देखिएगा जैसा नाम है वाइटल जैव बल सिद्धांत, कहने का मतलब ऐसा सिद्धांत जिसमें कोई बल काम करता है और बल भी कैसा, जैव, बायोलॉजिकल, है ना, वाइटल यानी जीवित कोशिकाओं द्वारा कोई लगने वाला कोई बल है जो काम करता है, इसलिए जैव बल सिद्धांत इसका नाम है। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत अच्छा है। जैव बल का मतलब ऐसा फोर्स, ऐसा बल जो किसी जीवित कोशिकाओं के द्वारा लगाया जाता है, सजीव के द्वारा लगाया जाता है, लिविंग या वाइटल के द्वारा लगाया जाता है, इसलिए ये जैव बल। लेकिन देखिए वैज्ञानिकों ने इसमें जो बताया, नाम के अनुसार वैज्ञानिकों ने बताया कि तने में जो कोशिकाएं होती हैं, तने में जो पैरेन्काइमा वाली कोशिकाएं होती हैं, ऐसा वैज्ञानिकों ने बताया। तने में मिलने वाली पैरेन्काइमा कोशिकाएं, पैरेन्काइमा मतलब मृदूत की कोशिकाएं। ठीक है, देखो इसका मतलब ये हो गया, वैज्ञानिकों ने ऐसा माना था कि तने में जो मृदुतक वाली कोशिकाएं मिलती हैं, उन मृदुतक कोशिकाओं में क्या होता है, जो मृदुतक वाली जो कोशिकाएं हैं उनकी जो जैव क्रियाएं हैं, उन जैव क्रियाओं से जो फोर्स यानी बल उत्पन्न होता है वो जैव बल है। और उसी जैव बल की वजह से जो जल है वो जाइलम की वाहिकाओं को ऊपर की तरफ चढ़ता है, ऐसा माना था वैज्ञानिकों ने, ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो आपको ध्यान रखना है, तने में मिलने वाली मृदुतक कोशिकाओं से उत्पन्न कोशिकाओं की क्रिया से, जैव क्रियाएं होती हैं, क्रियाओं से उत्पन्न बल ये काम करेगा, ऐसा माना है वैज्ञानिक। अब अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बताया। एक गॉर्डलेवस्की वैज्ञानिक है, ध्यान रखना है इसको, इसने बहुत अच्छी तरीके से बताया था। इन्होंने एक रिले पंप सिद्धांत दिया, सिद्धांत का नाम है रिले पंप सिद्धांत। रिले पंप सिद्धांत दिया था और उस रिले पंप सिद्धांत के अनुसार जाइलम के जो पैरेन्काइमा और मज्जा किरणों की जीवित कोशिकाएं होती हैं, जाइलम की पैरेन्काइमा वाली और जो पिथ रेज जो होती है मज्जा किरणों वाली कोशिका, मज्जा किरणों की जो कोशिकाएं होती है, इन कोशिकाओं में जो जैव क्रियाएं चलती हैं और जैव क्रियाओं से जो दाब उत्पन्न होता है वो जैव बल है, उसकी वजह से जल ऊपर की तरफ अभिगमन करता है, ऐसा बताता है गॉर्डलेवस्की। ठीक है, आपको ध्यान रखना है
गोल्डलेवस्की का सिद्धांत कौन सा है? रेले पंप सिद्धांत। क्या माना था? जो जाइलम में पैरेन्काइमा कोशिकाएं हैं मृदु ऊतक वाली, और जो मज्जाकिरण की कोशिकाएं हैं, इन सभी कोशिकाओं में जो जैव क्रियाएं चलती है, उनसे जो फोर्स, जो दाब उत्पन्न होता है ना, वो जैव बल है, उससे जल जो है ऊपर की तरफ अभिगमन करता है, ऐसा माना। अब एक अन्य वैज्ञानिक सर जेसी बॉस, उन्होंने अपने हिसाब से सर जेसी बॉस थे और इन्होंने स्पंदन सिद्धांत दिया था। स्पंदन सिद्धांत। अब आपको ध्यान रखना, सर जेसी बॉस सिद्धांत कौन सा दिया? स्पंदन सिद्धांत। छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कभी। और इन्होंने जो पौधे पर काम किया वो था भारतीय टेलीग्राफ पौधा। ये भी आपको याद रखना, ठीक है। आपको इतना याद रखना, सर जेसी बॉस ने स्पंदन सिद्धांत दिया, जिस पौधे पर प्रयोग किया उसका नाम भारतीय टेलीग्राफ पादप। ये कई बार पूछा गया है, सर जेसी बॉस ने किस पौधे पर अपने प्रयोग किए थे। आपको विशेष रूप से मैंने गोले के अंदर रख दिया है, आपको ये ध्यान रखना ही रखना है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। कौन सा है? भारतीय टेलीग्राफ पादप। जेसी बॉस ने अपना काम किया, सिद्धांत का नाम स्पंदन सिद्धांत है। और क्या बताया स्पंदन सिद्धांत में? कि रसारोहण की जो क्रिया है वो बलकुट की जो कोशिकाएं होती हैं कॉर्टेक्स की, उन कॉर्टेक्स की कोशिकाओं के परासरण दाब में लगातार आवर्ती परिवर्तन आता रहता है, ऐसा इन्होंने बताया। क्या बताया? जो तने का जो कॉर्टेक्स है उसकी जो कोशिकाएं हैं उनमें उनके परासरण दाब क्या आता है? परासरण दाब में आवर्ती परिवर्तन। अब ये आपको बड़ा ध्यान रखना है एक लाइन में, तने के कॉर्टेक्स की कोशिकाओं के परासरण दाब में लगातार अंतर आता रहता है, जिससे क्या होता है? एक तरीके से वाइब्रेशन होता है, मान लीजिए कंपन होता रहता है, स्पंदन होता रहता है, और उसी स्पंदन से जो दाब बनता है वो जैविक दाब है। जीवित कोशिकाओं द्वारा की क्रियाओं के द्वारा बना वो जैविक दाब है, अर्थात जैव बल है। और उसी बल की वजह से जल ऊपर की तरफ चढ़ता है जाइलम की वाहिकाओं। ये क्लियर हम प्रयोग पालसम पर जब प्रयोग हुआ तो पता लगा कि जाइलम की वाहिकाएं ऊपर तक ले जाती है, लेकिन कैसे जाता है? क्रियाविधि में हमें समझ में आया कि रिले पंप स्पंदन सिद्धांत कॉर्टेक्स कोशिकाओं के दाब में अंतर आता रहता है, जो उन कोशिकाओं के दाब में अंतर से जो एक अतिरिक्त फोर्स बनती है, दाब बनता है, दबाव बनता है, उसी से जल जो है जाइलम की वाहिकाओं पर चढ़ता रहता है, ऐसा इन्होंने माना था। आपको कुछ छोटे छोटे बिंदुओं में ये ध्यान रखना है। सर जेसी बॉस का प्रयोग स्पंदन सिद्धांत, पादप का नाम टेलीग्राफ पादप, कॉर्टेक्स की कोशिकाओं पर परासरण दाब बदलता रहता है, ठीक है। अब एक दूसरे सिद्धांत को लेकर के हम चर्चा करें। ये हमारा था जैव बल। आपको ध्यान रखना है, नाम जैव बल अर्थात जीव के द्वारा, सजीव कोशिकाओं के द्वारा, वाइटल एंड लिविंग सेल के द्वारा उनकी क्रियाओं में कोई भी जो क्रिया होती है उनके द्वारा जो बल, जो फोर्स, जो दाब उत्पन्न हो वो जैव बल, ठीक है। कुल मिलाकर इसमें जीवित कोशिकाओं को सीधा अपना योगदान होता है जैव बल, क्योंकि अभी आगे हम एक भौतिक बल सिद्धांत पढ़ेंगे जिसमें जीवित कोशिकाओं का सीधा सीधा कोई रोल नहीं होता, इसलिए भौतिक का यहाँ जीवित कोशिकाओं में सीधा रोल है तो जैव बल, ठीक है। अभी एक दूसरा सिद्धांत तो मूल दाब सिद्धांत और दिया था वैज्ञानिकों ने, उसको समझने की कोशिश करते हैं पहले, फिर भौतिक सिद्धांत को समझते हैं। दूसरा सिद्धांत है अपने पास मूल दाब सिद्धांत। रूट प्रेशर थ्योरी।
देखिएगा मूल, अब नाम से जैसा हमें पता चलता है इसमें भी मूल दाब सिद्धांत, मूल दाब का मतलब क्या हुआ, जड़ की कोशिकाओं में लगने वाला दाब हुआ, तो मूल दाब है, वहां जीव दाब। अब देखिए इसमें थोड़ा सा फर्क है, नाम के अनुसार समझना मूल दाब। वैज्ञानिकों ने ऐसा माना कि जो कॉर्ड है वो पैरेन्काइमा में जो कोशिकाएं होती है, पैरेन्काइमा कौन सा, जड़ का जो पैरेन्काइमा, जड़ में पैरेन्काइमा की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी जो सेल वॉल है वो कैसी होती है, लचीली होती है, सेल वॉल लचीली होती है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, लगातार इन कोशिकाओं के अंदर जल प्रवेश करता रहता है, लगातार जल प्रवेश करेगा। अब देखिए लगातार जल जब प्रवेश करेगा तो भित्ति पर दबाव बढ़ेगा, तो भित्ति क्या आएगी, तनाव में, भित्ति जो है तनाव में आएगी। अब ऐसी स्थिति में कोशिका क्या करती है, पुनः सामान्य स्थिति में आने की कोशिश करती है, पुनः सामान्य स्थिति में, तनाव की स्थिति से सामान्य स्थिति में आने का प्रयास करेगी। तो ऐसी स्थिति में जो कोशिका द्रव है ना, कोशिका द्रव जो है उसमें से कुछ पदार्थ जल को लेकर समझना है, कुछ पदार्थ इसमें से निकल जाएगा और वो कहाँ चला जाएगा, कुछ पदार्थ निकल कर ये चला जाता है जाइलम की वाहिकाओं में, जाइलम की वाहिकाओं में चला जाता है। ठीक है, एक एक बिंदु को ध्यान से समझना है। जड़ की कोशिकाएं जो मृदुतक वाली हैं उनकी सेल वॉल लचीली है, जल लगातार अंदर प्रवेश करेगा तो भित्ति पर तनाव बढ़ेगा, तनाव की स्थिति से निपटने के लिए सामान्य स्थिति में आने की कोशिश करेगी, सामान्य स्थिति में जब आने की कोशिश करेगी तो कोशिका द्रव में से कुछ जल की मात्रा निकलकर कहाँ चली जाएगी, जाइलम की वाहिका तक चली जाएगी, जाइलम की वाहिका तक। अब जाइलम की वाहिका में जब जल जाएगा तो जाइलम की वाहिका पर अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा, एक्स्ट्रा फोर्स डेवलप होगा, दबाव जो बनेगा। अब जाइलम की वाहिकाओं में जो दबाव बन रहा है यही दाब मूल दाब कहलाता है। जाइलम की वाहिकाओं में बनने वाला जो ये दबाव है धनात्मक होगा, ये मूल दाब है। इसी मूल दाब की वजह से वैज्ञानिकों ने माना कि जो जल है वो जाइलम की वाहिकाओं में ऊपर की तरफ चढ़ता है ना, अर्थात रसारोहण होता है, जल का ऊपर की दिशा में अभिगमन, शीर्ष भाग की तरफ पहुंचते रहते हैं। लेकिन ऐसा माना है ये जो मूल दाब बनता है, ये मूल दाब लगभग माना गया है कि 2 एटीएम से अधिक नहीं होता। 2 एटीएम का मतलब क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब। 2 वायुमंडलीय दाब के बराबर मूल दाब बनता है। फिर वैज्ञानिकों ने माना कि जो ये 2 वायुमंडलीय दाब होता है ये जल को बहुत अधिक ऊंचाई तक पहुंचाने में सक्सेस नहीं होता, यानी कम ऊंचाई तक तो पहुंचा सकता, बहुत लंबी ऊंचाई तक नहीं पहुंचा सकता। तो ऐसा माना है कि ये 20 मीटर ऊंचाई जो मूल दाब 2 एटमॉस्फेरिक के बराबर बनता है ना, ये लगभग जल को केवल कितनी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, 20 मीटर ऊंचाई। अब 20 से भी अधिक ऊंचाई यदि पौधे की है तो उसके लिए तो फिर ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की आवश्यकता होती है, जो मूल दाब में इतना बनता है। कहने का मतलब ये है जब 100-150 मीटर ऊंचे पौधे होते हैं कुछ एंजियोस्पर्म, तो उनमें जल को ऊपर तक पहुंचाने के लिए तो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से काम नहीं चलता, वहां लगभग 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम दाब की जरूरत पड़ती है। इतना दाब मूल में बनता नहीं है, मूल दाब बनता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है जो मूल दाब सिद्धांत है ये केवल छोटी लंबाई के पौधे जिनकी हाइट बहुत अधिक नहीं होती है उनमें सक्सेस है, उनमें तो काम आ जाता है ना। लेकिन सभी जो अधिक लंबाई के पौधे हैं उनमें ये मूल दाब सक्सेस नहीं होता, काम नहीं करता, क्योंकि इसमें दाब लगभग 2 एटीएम ही बनता है जो 20 मीटर मैक्सिमम 20 मीटर तक की ऊंचाई तक जल को पहुंचा सकता है। तो एक सिद्धांत वैज्ञानिकों ने ये भी दिया था। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं तीसरे सिद्धांत की।
जो इम्पोर्टेंट है, तीसरा सिद्धांत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हम जो तीसरा सिद्धांत पढ़ेंगे वो ऐसा है जिसके द्वारा सर्वाधिक जल को सर्वाधिक ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, वो तीसरा सिद्धांत हमारे पास है भौतिक बल सिद्धांत। फिजिकल फोर्स थ्योरी। ठीक है, जैसा नाम से हमें सीधा इंगित है, नाम से हमें सीधा सीधा पता चलता है ये भौतिक बल है। अब आपको ये तो कंफर्म समझ में आ गया होगा कि भौतिक शब्द लगते ही इसमें जीवित कोशिकाओं का सीधा अपना कोई रोल नहीं होता है ना। जैसा 1 नंबर थ्योरी में हमने पढ़ा, जीवित कोशिकाओं का सीधा कोई रोल नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है, भौतिक शब्द लगते ही जीवित कोशिकाओं का कोई रोल नहीं। दूसरी बात, यहां पर ऊर्जा खर्च की जाती है, ये भी ध्यान रखना है। सॉरी, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, ऊर्जा खर्च नहीं होती, ये भी अच्छा फैक्टर है। ऊर्जा खर्च नहीं होती, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और इसमें जो सिद्धांत दिया गया वो आपको याद रखना, डिक्सन जोली वैज्ञानिक हैं, डिक्सन व जोली। डिक्सन और जोली दो वैज्ञानिक जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था। और उस सिद्धांत को, वैसे तो भौतिक बल है, क्योंकि बल जो है वो भौतिक प्रकार का लगता है, जीवित कोशिकाओं को सीधा कोई रोल नहीं होता, इसलिए भौतिक है। लेकिन डिक्सन जोली ने जो सिद्धांत दिया उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। आपको ये ध्यान रखना है, डिक्सन जोली ने भौतिक बल सिद्धांत के अंदर कौन सा सिद्धांत दिया? वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत दिया। अब इसमें 2 फैक्टर हैं। एक तो डिक्सन जोली ने बताया कि जो जल के अणु हैं उनके बीच, जल के अणुओं के मध्य एक बल पाया जाता है, उसको बोलते हैं ससंजन बल। जल के अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य बहुत अच्छी कामयाब चीज है, आपको गौर करना है। डिक्सन जोली ने बताया था कि जल के अणुओं के मध्य ससंजन बल पाया जाता है, जिसकी वजह से जल के अणु का एक अटूट लंबा क्या बन जाता है? स्तंभ बन जाता है ना, करंट, एक धारा बन जाती है। ये मान जल के अणुओं का क्या बन जाता है? स्तंभ, सीधा लंबा। स्तंभ क्यों बना? क्योंकि उनके मध्य ससंजन बल है। जल का अणु जल के अणु से दुर्बल हट बंध के द्वारा जुड़ा होता है, दुर्बल हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा होता है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो एक तो ये फैक्टर इसमें है ना। दूसरा इसी के अंदर क्या है? वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, जैसा नाम से हमें पता चला, जो पत्तियों की कोशिकाएं हैं, पत्तियों, वहां से क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन होगा। पत्तियों की कोशिकाओं से वाष्पोत्सर्जन होगा। वाष्पोत्सर्जन होगा तो क्या होगा? वहां पर जल की वॉल्यूम आयतन घटेगा, जिसकी वजह से जल के अणु के मध्य ससंजन बल है, आपस में जुड़े हुए हैं, जल के अणु और खींचते हैं ऊपर की तरफ। अब जो ये खिंचाव उत्पन्न हुआ, इसी को वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बोलते हैं। तो अब यहाँ पर 2 चीजें आई, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव और ससंजन बल। इन दोनों भौतिक विशेषताओं के कारण दोनों ही भौतिक है। इसमें जीवित कोशिकाओं का सीधा अपना कोई रोल नहीं है। जीवित कोशिकाएं कोई अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करती है, जीवित कोशिकाएं कोई अपना दबाव उत्पन्न नहीं करती है यहाँ पर, है ना। इसलिए भौतिक बल सिद्धांत नाम दिया गया। ध्यान रखना बहुत अच्छी तरह। जल के अणु का ससंजन बल है, भौतिक हो गया।
पक्कियों में वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, भौतिक हो गया। सीधे कोशिकाएं कोई बल कोई दाब उत्पन्न नहीं करते, कोई एनर्जी डेवलप नहीं करती है, एनर्जी वेस्ट खर्च नहीं करती, उपयोग में नहीं लाती है, इसलिए भौतिक बल है। इन दोनों विशेषताओं की वजह से जो जल है वो सीधे एक कंटिन्यू स्तंभ के रूप में ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है ना। नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।